की आंतरिक संरचना, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के बाद हम चट्टान समझने लगते हैं, ज्वालामुखी समझने लगते हैं, भूकंप समझने लगते हैं, जो पर्वत पठार जो भी चल रहे हैं, प्लेटें जो हैं, उन सभी को हम समझना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए चलते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो काम है वो हम लोग पृथ्वी को लेते हैं। तो ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी में देखा जाए तो जो पृथ्वी का ये भाग है, ये पृथ्वी का केंद्र होगा, पृथ्वी का सेंटर होगा, केंद्र होगा। जहां से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो ये त्रिज्या इस केंद्र को मिलाएगी। जैसे हम कहें कि यहां से हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएं तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी। और चाहे जहां से आप जा सकते हैं, चाहे जिन क्षेत्रों से, तो हम लोग देखें कि पृथ्वी को ऐसे काट लेते हैं, ऐसे हम लोग काट के निकालेंगे। और जैसे आप लोग देखते हैं ना, तरबूज में आप लोगों को लाल तरबूज दिखाया जाता है प्रचार करने के लिए, तो उस तरबूज में गोल तरबूज को ऐसा काटा जाता है, काट के रेड वाला निकाल के ऊपर पलट दिया जाता है। लेकिन हम लोग देखें कि पृथ्वी वाला जो भाग है, हम संभव नहीं कि काट के निकालें, लेकिन एक वैज्ञानिक अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि उनको काट के इतने भागों का अध्ययन करते हैं। इसमें बताते हैं कि जब हम लोग, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसे हम लोग क्रस्ट या इसी को भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं, ये जो क्रस्ट है या भूपरपट्टी, यहाँ से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी के केंद्र की तरफ अंदर जाने लगते हैं तो दाब वृद्धि करता है। जब दाब वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है कि घनत्व में वृद्धि होगा। दाब वृद्धि करता है, घनत्व वृद्धि करता है, अंदर जाने पर तापमान में भी वृद्धि होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो हम लोग पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के अंदर जाने लगते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर 100 किलोमीटर तक बढ़ता है। इसके बाद जो दर होती है वो घट के 12 हो जाती है, फिर 2 सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बस पकड़ना है कि पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या क्या वृद्धि करता है, दाब वृद्धि करता है। जहां दाब वृद्धि करेगा वहां घनत्व वृद्धि करेगा, जहां घनत्व वृद्धि होगा वहां पर तापमान में वृद्धि हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखें कि जब इतनी चीजें हो गई तो पृथ्वी का यहां से भाग मान लें ये 0 किलोमीटर हो जाएगा। नीचे हम लोग देखें तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये 6371 किलोमीटर है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि 6371 किलोमीटर, कई बुक में आपको 6370 लिखा होगा, कहीं 6380 लिखा होगा, इस तरह से, या कहीं कहीं 6400 किलोमीटर लिखा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब हम लोग पढ़े थे जो पृथ्वी का आकार है उस टॉपिक में, जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, वहां हम लोग समझ पाए थे कि पूरा जो ध्रुवीय व्यास होता है 12714 किलोमीटर होता है, जो विषुवतीय व्यास होता है वो 12756 किलोमीटर होता है। तो उसी का जब आधा हम लोग निकालेंगे तो लगभग इसके आता है, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 6371 किलोमीटर पृथ्वी का केंद्र होता है। तो पृथ्वी के केंद्र ऊपरी भाग से अगर देखा जाए, भूपरपट्टी से केंद्र की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो क्या हम 6371 किलोमीटर तक जा सकते हैं या गए हैं? तो आपका उत्तर होगा ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग मात्र 8 किलोमीटर की गहराई तक ही प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी में प्रवेश कर पाए हैं, या जा पाए हैं, या खोद पाए हैं, या जानकारी रखते हैं। उसके आगे की जो भी जानकारियां हैं वो या तो तरंगों के माध्यम से या फिर ज्वालामुखी और भूकंपों के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से हो सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आधार है, उसमें आपको ज्वालामुखी भी दे सकता है विकल्प में, या ज्वालामुखी देगा या भूकंप देगा। तो उस आधार पे आप लोग बताते हैं कि ज्वालामुखी के आधार पे या भूकंप के आधार पे आप लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझते हैं। इसमें हम लोग देखें एक फिगर के माध्यम से, ये वाला भाग हम लोग निकाल के उसमें देखें कि क्या क्या प्रश्न आप लोगों से बनते हैं या बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आप फिगर बनाएंगे वो पृथ्वी का जो कटा हुआ भाग अभी हम लोग देख रहे थे, उस भाग को हम लोग निकालेंगे और उस भाग को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये वाला जो भाग है, यही अगर हम लोग देखें तो इसी पर पर्वत होंगे, पठार होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, वृक्ष होंगे। तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे या वृक्ष होंगे वो सब किस पे होंगे? इसी भाग पे होंगे, या इसी पे आप हो सकते हैं, इसी पे आप हो सकते हैं, इस वाले भाग पे,
या इसी पे कोई जानवर हो सकता है, या इसी पे कोई जानवर हो सकता है। ये सब चीजें आप इसी पे नदी, तालाब, पठार सब चीज देखते हैं। इसे ही पृथ्वी का भूपरपट्टी, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो भी भूपृष्ठ के नाम से जाना जाता है, सॉइल सरफेस के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ के नाम से जाना जाता है, सॉइल सरफेस। अब सॉइल सरफेस वाला जो भाग है, इससे नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं, इतना नीचे की तरफ हम लोग पहुंचेंगे तो इस पूरे भाग को भूपरपट्टी के नाम से जाना जाता है, भूपरपट्टी के नाम से जाना जाता है, या इंग्लिश में इसी को ही क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके नीचे वाले जब भागों में हम लोग जाएंगे तो नीचे वाले भागों में आप देखेंगे कि इस भाग को हम लोग प्रवार के नाम से जानेंगे, हिंदी में प्रवार कहेंगे और इंग्लिश में इसी को ही हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, इससे नीचे हम लोग आएंगे तो इसे हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं। जो क्रोड है इसी को ही हम लोग कोर के नाम से जानते हैं, कोर कहा जाता है। तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया। अब इसको भी वैज्ञानिक दो दो भागों में बांटते हैं। जैसे भूपरपट्टी को देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में बांटा जाएगा। एक को अपर क्रस्ट बोला जाएगा, ऊपरी भूपरपट्टी, और एक को निचला भूपरपट्टी बोला जाएगा। इसी प्रकार से प्रवार को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक को अपर प्रवार, एक को अपर मेंटल, दूसरे को लोअर मेंटल। इसी प्रकार से क्रोड को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक को ऊपरी क्रोड, एक को निचली क्रोड। तो मैं लिख दे रहा हूं, शार्ट में आपको समझना है कि ये आपका यूसी हो जाएगा, मतलब अपर क्रस्ट हो जाएगा, और ये एलसी हो जाएगा, मतलब लोअर क्रस्ट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखें तो ये अपर मेंटल हो जाएगा और ये लोअर मेंटल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये अपर कोर हो जाएगा और ये लोअर कोर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखें कि जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इस क्रस्ट में तीन चीजों पे आपसे प्रश्न बन सकते हैं। कितनी चीजों पे? तीन चीजों पे आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ये पूरा भाग किसका है? भूपरपट्टी का। तीन प्रश्न बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही, जिसकी गहराई कुछ विविध वैज्ञानिक विविध तरीकों से बताते हैं, लेकिन ये 0 किलोमीटर माना जाता है। ये 0 किलोमीटर हो गया, और ये सामान्यतः 30 किलोमीटर माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे 50 मानते हैं, कुछ 100 मानते हैं, कुछ 200। हम इसे 100 मानते हैं, 100 किलोमीटर की गहराई मानते हैं। इसके बाद इस भाग को देखा जाए तो ये 700 किलोमीटर होता है। ये वाला भाग देखा जाए तो 2900 किलोमीटर माना जाता है, और ये भाग 5150 किलोमीटर माना जाता है, और ये भाग अभी आप लोग देखें कि ये 6371 किलोमीटर माना जाता है। ये इनकी गहराइयां कितने कितने दूर तक ये पाए जाते हैं। जो भूपरपट्टी है, इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है, तो आयतन आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आयतन से, घनत्व से, और लास्ट में द्रव्यमान से। आयतन, घनत्व और द्रव्यमान। सेम कंडीशन आपको इसमें भी फॉलो करने हैं। ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब लगभग 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होगा, और इसे भी हम लोग यही जो टॉपिक ऊपर देख रहे हैं, इन्हीं तीन टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो इन टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं, आयतन से, घनत्व से और द्रव्यमान से। सेम नीचे वाले में हम लोग देखें कि ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, इसमें भी तीन आधार ही बनेंगे। तीन आधार कौन कौन से बनेंगे, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। वो हो जाएगा आयतन, घनत्व और द्रव्यमान। अब आप देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे
कि जो भूपरपटी है, संपूर्ण भूपरपटी का आयतन कितना होता है, तो इसका आयतन मात्र 0.5% ही होता है। कितना होता है? 0.5%। वहीं घनत्व की बात किया जाए तो इसका घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेमी घन होता है। 2.9 ग्राम प्रति सेमी घन होगा तो लगभग 3 के पहुंच जा रहा है, इसलिए लगभग 3 भी घनत्व आप लोगों को कभी कभी मिल जाता है भूपरपटी का घनत्व। द्रव्यमान देखा जाए तो इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, जो गणना योग्य नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। आयतन आप देख सकते हैं 0.5, इसलिए जो द्रव्यमान इसका होता है वो नगण्य माना जाता है। इसका जो आयतन होता है प्रवार का या मेंटल का, ये सर्वाधिक आयतन इसका होता है और ये आयतन इसका 83% होता है। 83% होता है। घनत्व की बात किया जाए तो 4.6 से 4.7 ग्राम प्रति सेमी घन होगा। और द्रव्यमान की बात किया जाए, जिसका आयतन सर्वाधिक है उसका द्रव्यमान भी सर्वाधिक होगा और इसका द्रव्यमान देखा जाए तो 68% होता है, 68% होगा। वहीं आप क्रोड का आयतन देखें तो अब कितना आयतन बचा है आपसे अगर देखा जाए तो 83 और 0.5 तो 16.5% बचा है। 16.5% इसका आयतन होता है और घनत्व सर्वाधिक होगा और इसका घनत्व 10 से 12 ग्राम प्रति सेमी घन होगा। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान आप देख रहे हैं 68%, तो द्रव्यमान कितना बचा? 32% बचा है द्रव्यमान। तो आपसे यहां से प्रश्न हो सकता है कि किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। तो आपसे जब पूछेगा किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है तो 68% के साथ प्रवार का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। किसका आयतन सर्वाधिक होता है? 83% के साथ सर्वाधिक जो आयतन है वो प्रवार का होगा। किसका घनत्व पूछ ले या आयतन पूछ ले, घनत्व पूछ ले या द्रव्यमान पूछ ले, किसका सबसे कम होता है, तो ये तीनों का तीनों आप लोगों को बताना है कि ये भूपरपटी या क्रस्ट का। अब देख सकते हैं आयतन भी सबसे तुलना करें सबसे कम है, घनत्व भी सबसे कम है, द्रव्यमान भी सबसे कम है। अभी मैं शुरू में ही बताया कि पृथ्वी के भूपृष्ठ से ऊपर से नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या वृद्धि करता है? आयतन वृद्धि करता है, घनत्व वृद्धि करता है और तापमान वृद्धि करता है। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा जाता है कि किसका घनत्व सर्वाधिक होता है, तो जो घनत्व सर्वाधिक होता है वो हमेशा क्रोड का होगा या कोर का घनत्व सर्वाधिक होगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो आप पूरा भाग देख रहे हैं, इस पूरे भाग में एक ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक है जिसका नाम है एडवर्ड शोइस। एडवर्ड शोइस ने इसी भागों को तत्वों के आधार पर 3 प्रमुख भागों में बांटा है। जैसे इस वाले भाग को हम लोग देखें तो सियाल के नाम से जानते हैं, इसको उन्होंने सियाल बताया। इस पूरे भाग को जो प्रवार है या मेंटल है, इसको उन्होंने सीमा बताया, सीमा बताया, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा बताया। और ये जो भाग क्रोड वाला देख रहे हैं, इस क्रोड वाले भाग को उन्होंने नीफे बताया। क्या बताया? नीफे बताया, निकिल प्लस फेरस। आप देख सकते हैं इसमें बताया कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इस वाले में देखा जाए तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इस वाले भाग में देखा जाए तो निकिल प्लस फेरस, फेरस मतलब लोहा बताया। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो पूरा पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं, पूरे पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो संपूर्ण पृथ्वी में आपसे प्रश्न बन जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक तत्व कौन सा होगा। अगर ऐसा कुछ प्रश्न बन जाए तो संपूर्ण पृथ्वी में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो आपका हो जाएगा लोहा। ये आप क्लियर करेंगे। मैं संपूर्ण पृथ्वी लिखा हूं, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है उसे क्या कहेंगे? लोहा। संपूर्ण पृथ्वी में छोड़ दिया हूं, संपूर्ण में लिख दिया हूं, संपूर्ण पृथ्वी आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है भूपृष्ठ, भूपरपटी में या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? क्रस्ट में या भूपरपटी में सर्वाधिक
मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो उत्तर आपका चेंज हो जाता है। सर्वाधिक जो तत्व होता है वो हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे देखा जाए, अगर ऑक्सीजन विकल्प नहीं देगा तब आपका होगा सिलिकॉन या सिलिका, जिसको कहते हैं सिलिका का नंबर आता है दूसरे नंबर पे। तो संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लोहा। और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना दे तब आपको उत्तर करना होता है सिलिका। फिर आप लोगों से प्रश्न बनता है कि ये जो भाग पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरे भाग में ये जो भूपर्पट्टी है, ये भूपर्पट्टी ठोस रूप में होता है, यही स्थल मंडल होता है, या यही चट्टान मंडल होता है, या इसी को ही लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस लिथोस्फीयर के नीचे हम लोग देखेंगे प्रवार और प्रोड जो है, इस पृथ्वी के अंदर से रेडिएशन बाहर की तरफ निकलती रहती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, इससे हमेशा स्वतः रेडिएशन निकलता रहता है और रेडिएशन बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इस भूपर्पट्टी के ऊपर देखा जाए तो इस भूपर्पट्टी के ऊपर प्लेटें होती हैं, मतलब इस भूपर्पट्टी के निचले भागों में प्लेटें होती हैं, और ये प्लेटें इस जो अपर मेंटल है, इस अपर मेंटल के ऊपर होती हैं, और जो क्रस्ट होता है उसके निचले भागों में होती हैं प्लेटें। और यहाँ से जब रेडिएशन निकल के जाता है तो इन भागों को काफी हीट कर देता है, गर्म कर देता है, और इन भागों को पिघला देता है। पिघलने के वजह से इस भाग में, ये जो पूरा भाग देख रहे हैं, इसमें मैग्मा का निर्माण हो जाता है। इसमें मैग्मा का निर्माण हो जाता है। मैग्मा का निर्माण हो जाता है, और ये जो मैग्मा है, इसी मैग्मा का को, या ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग देखें कि इसी को स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा, या इसी को पिघला मंडल, पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो दुर्बलता मंडल है, या स्टेनोस्फीयर है, या पिघला मंडल है, इसी स्टेनोस्फीयर को ज्वालामुखी का घर भी कहा जाता है। अब ये स्टेनोस्फीयर क्या है, या पिघला हुआ मंडल, या दुर्बलता मंडल क्या है, ये पूरी तरह से मैग्मा से भरा होता है, जो नीचे रेडिएशन जाने के वजह से इस पूरे भाग में तरल पदार्थ में मैग्मा स्थित होता है, पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर या पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाएगा। यही ज्वालामुखियों का घर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटें चलती हैं, तो प्लेटें सामान्यतः तीन प्रकार से चलती हैं। या तो प्लेटें आमने सामने आके टकराएंगी, या तो प्लेटें दूर जाएंगी, या तो समानांतर जाएंगी। जब प्लेटें आके एक दूसरे से टकराती है, तो एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट ऊपर की तरफ उठती है। इस प्लेटों को हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको क्लियर करूंगा। जब नीचे की तरफ ये प्लेट जाती है, एक प्लेट ऊपर की तरफ जाती है, तो जो प्लेट ऊपर की तरफ उठती है, उससे फोल्डेड होने की वजह से, वलित होने की वजह से नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हम हिमालय की बात कर सकते हैं, एंडीज की बात कर सकते हैं, राकीब की बात कर सकते हैं, और एटलस की बात कर सकते हैं। कई पर्वत हैं जो वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, इस प्रकार से टकराने की वजह से। लेकिन जो नीचे की तरफ परत जाती है, वो नीचे की तरफ परत जाती कहां पर है, स्टेनोस्फीयर में। उसे हम लोग सबडक्शन जोन या छेपड़ या अधोगमित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब वो जो प्लेटें अंदर की तरफ जाएगी इस गर्म मैग्मा में, तो टूट टूट के पिघल के उसी भाग में गिरने लगती है, और धीरे धीरे मैग्मा का निर्माण होने लगता है, मैग्मा बढ़ जाता है। इस भाग का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं से तोड़ के वो मैग्मा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। जब मैग्मा कहीं तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब निकलेगा बाहर की तरफ, तो ज्वाला अपने मुंह से निकालेगा, जो भाग फटेगा उससे। इसलिए उस भाग को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो ज्वालामुखी कहां पर बैठी रहती है? अगर आपसे कहा जाए कि आपका घर कौन सा है, तो जहां पर आप सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे, या जहां पर बैठते हैं, जहां पर आराम करते हैं, वही आपका घर होता है। तो जो ज्वालामुखी होते हैं, वो ज्वालामुखी कहां पर पाए
जाएंगे, इसी स्टेनोस्फीयर में पाए जाते हैं, इसलिए इसे ज्वालामुखियों के घर के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अब हमको देखना है, कभी कभी आप लोगों से जो पूरे प्लेट देख रहे हैं, इन प्लेटों के आधार पे प्रश्न बनते हैं कि इन प्लेटों को कौन कौन अलग करता है, ऐसे करके प्रश्न आप लोगों से बन जाता है। तो इसमें हम लोग देखें कि ये जो पूरा भाग हम लोग अभी ऐसे बना के देख रहे हैं, इसमें टोटल जो हम लोग भाग बांट रहे हैं, ये तो आपका 0 किलोमीटर हो ही गया था। इसके बाद वाला ये जो भाग देख रहे थे, ऊपर वाले को अपर क्रस्ट, नीचे वाले को लोअर क्रस्ट कह रहे थे। ये वाला जो भाग हम लोग देख रहे थे, ये वाला भाग था ऊपर पट्टी को सीधा सीधा प्रवार से अलग कर रहा था, या लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग कर रहा था। ये भाग अगर हम लोग देखें तो ये अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रहा था, और ये भाग हम लोग देखें तो ये भाग अपर लोअर मेंटल को अपर क्रोड से अलग कर रहा है। इस भाग को हम लोग देखें तो ये अपर जो कोर है उसको लोअर कोर से अलग करता है। ये 63 से 71 है, तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और 5 पे विशेष फोकस करने हैं। इन 5 पॉइंटों को आपको समझना है कि जब भी कभी भी आपसे प्रश्न बनता है कि जो भूपरपट्टी और प्रवार को अलग करता है उसे किस नाम से जानते हैं, या आपसे प्रश्न बन जाए कि जो मेंटल और कोर को अलग करता है उसे किस नाम से जानते हैं, या अपर मेंटल को लोअर मेंटल से जो अलग करता है किस नाम से जानते हैं, तो इसे वैज्ञानिकों ने जब जब खोजा है तो उन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इसे इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो इसका मैं आप लोगों को आसान ट्रिक बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है कि ये K हो जाएगा, ये M हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ट्रिक हो गया आपका कमर, और यहां आपको ध्यान देना है G और हो गया L। मतलब कमर के नीचे आपको क्या करना है, G फिर L करना है, LG मत कर दीजिएगा। कमर के नीचे क्या हो जाएगा, GL। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्लियर करेंगे कि K से कोनार्ड असंबद्धता होता है, M से क्या होगा, M से हम लोग देखेंगे मोहरोबिसिक असंबद्धता होता है या मोहो या मोहरोबिसिक। R से रेप्टी असंबद्धता होता है, G से गुटेनबर्ग असंबद्धता होता है, L से लेहमैन जेफरीज होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो कोनार्ड असंबद्धता है ये गुटेनबर्ग के साथ भी काम किए थे, इसलिए अगर कभी कोनार्ड असंबद्धता यहां ना दे के यहां दे और गुटेनबर्ग ना दे तो आपको कोनार्ड पे भी प्रेफरेंस देना पड़ता है, यहां पर भी कर लेना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ में काम किए थे। एक बार मैं इन लोगों का नाम लिख दे रहा हूं, आप इस तरह से पूरे बना लेंगे परतों का, आप यहां सामने नाम लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने नाम इन लोगों का लिख देता हूं, क्लियर कर देता हूं और आप लोग नाम लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखें कि ये जो K से लिखा गया है, ये K से आपका कोनार्ड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाएगा। मोहरोबिसिक हो जाएगा, मोहरोबिसिक या मोहो असंबद्धता भी आ जाएगा। R से हो जाएगा रेप्टी असंबद्धता, G से हो जाएगा गुटेनबर्ग, बहुत पूछा जाता है ये, गुटेनबर्ग असंबद्धता, L से हो